हेलो एवरीवन, मैं हूं सफी हैदर और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेन इकोनॉमिक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने जो पार्ट टू पढ़े हैं हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। वो पार्ट टू जो हमने पढ़े हैं वो केवल थ्योरी का पोर्शन था। अब जो हमारी मेन इकोनॉमिक्स शुरू होती है वो शुरू होती है पीपीसी वक्र से, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी वक्र फर्स्ट चैप्टर में ही है आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर हिंदी मीडियम में, और फर्स्ट चैप्टर में पीपीसी से आपकी मेन इकोनॉमिक्स शुरू होती है। अब आपको मजा आने वाला है। अब जो है इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, अब आपको मजा आने वाला है। अगर लास्ट के टू पार्ट में, वैसे तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बोरिंग भी हुआ होगा तो अब आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो मेन है वो स्टार्ट अब हुई है। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की, हमारी पाठशाला में चलते हैं। हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पीपीसी वक्र, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र के साथ एक और नाम उसका लिया जाता है, वो लिया जाता है, क्या लिया जाता है? वस्तु रूपांतरण वक्र। अब ये नाम क्यों लिया जाता है? उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, यही तो हमें पढ़ना है, यही चीज तो हमें देखनी है कि ये वक्र होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेनी है दो वस्तु। कितनी वस्तु? दो वस्तु। देखिए, वक्र बनाना भी आप यहीं से सीखेंगे, क्योंकि इस वक्र से आपके वक्र बनाने की शुरुआत होती है। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो वक्र है, वो वक्र अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो फिर आप एक्सप्लेनेशन और उस किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो वक्र समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और वक्र कैसे बनता है वो अभी इस में हम देखने वाले हैं, पीपीसी वक्र को बनाकर। तो सबसे पहले पीपीसी वक्र होता क्या है, तो इसके बारे में दो लाइनों में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको दो वस्तु लेनी है। हम आगे भी और वक्र पढ़ेंगे, तो जब हम वस्तु को देखेंगे, क्योंकि हम ज्यादा वस्तु लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम केवल दो वस्तु लेंगे। और दो वस्तु, तो जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो दो वस्तुओं के वैकल्पिक संयोगों को बताता है। सबसे पहली चीज ये, संयोग का मतलब होता है जो भी एक तरीके से इत्तेफाक होता है, जो संयोग होते हैं जो हम लेते हैं एक तरीके से। यहाँ इत्तेफाक वाला नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो संयोग, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक तरीके से कॉम्बिनेशन। कभी कभी हम होता है ना, कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे सुबह नाश्ते में ब्रेकफास्ट में हम जलेबी के साथ पोहे का कॉम्बिनेशन लेते हैं। बस ऐसे ही हम दो वस्तुओं का कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे तो उन कॉम्बिनेशन को बताता है, उन संयोगों को बताता है। कैसे बताएगा अभी हम देखेंगे। तो उन संयोगों को बताता है। एक चीज और लास्ट में इसमें ऐड करना चाहता हूं कि दो वस्तुओं के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को बताता है, जो दिए हुए साधन और उपलब्ध तकनीक से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी आपके पास अगर 100 रुपए है, 100 रुपीज है, यानी आपके पास 100 रुपीज ही है आपको ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए, तो अब 100 में से आप 70 रुपए के समोसे खरीदेंगे और 30 रुपए की जलेबी, या फिर 50 के समोसे और 50 की जलेबी। ये कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? उपभोक्ता पर, क्योंकि ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र है। तो ये उत्पादक पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? कि उसको उत्पादन कितना करना है, कौन सी वस्तु का ज्यादा करना है, कौन सी वस्तु का कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो वस्तु है, गेहूं और कपड़ा, या फिर गेहूं और मक्खन, कोई भी दो वस्तु आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गेहूं और कपड़ा लेता हूं, तो गेहूं और कपड़ा लेते हैं, या गेहूं और कुछ भी और दूसरी वस्तु आप ले सकते हो। जैसे एक वस्तु मैंने यहाँ पे ली गेहूं, और दूसरी वस्तु जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कपड़ा, ठीक है ना। आप कपड़े की जगह कुछ और भी ले सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गेहूं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक शेड्यूल बना के बता रहा हूं कि किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन अपना सकते हो। जैसे गेहूं का कॉम्बिनेशन आपने एक लिया, और कपड़े का कॉम्बिनेशन आपने एक तरीके से, गेहूं का कॉम्बिनेशन मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लिया और इसका 0 लिया। देखना कैसे बनेगा ये शेड्यूल, ये मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि शेड्यूल कैसे बनता है ये मेन समझ जाओगे तो वक्र आप आसानी से बना लोगे। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इसको गेहूं को कम किया, तो कपड़े का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, कपड़े का उत्पादन हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल गेहूं जो है वो 15 थे, 14 हो गए, इसको 1 बढ़ा दिया, फिर इसको हमने 12 कर दिया, इसको 1 बढ़ा दिया, फिर इसको हमने और कम कर दिया। इधर से कम होंगे तभी तो इधर बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। 12 से इधर 9 कर दिया, इधर 3 कर दिया, इधर हमने 5 कर दिया, इधर हमने 4 कर दिया, और इधर हमने 0 कर दिया, और इधर हमने 5 कर दिया। देखिए, गेहूं और कपड़ा, आप चाहे तो गेहूं और कपड़ा नहीं लेके तो यहाँ पे वस्तु को लिख सकते हो एक्स और वाई। क्या लिख सकते हो? एक्स और वाई, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब देखिए आप ये कैसे लिया, ये तालिका कैसे बनी, ये चीज मेन आपको देखनी है और ये चीज समझनी है। ये चीज समझ गए तो वक्र भी बन जाएगा, और वक्र समझ गए तो फिर आप पूरा उत्पादन संभावना वक्र और आगे की पूरी इकोनॉमिक्स में जो वक्र बनेंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास मैंने क्या बोला था,
वस्तु के विभिन्न वैकल्पिक संयोगों को बताता है। कितनी वस्तु लेनी है? दो, हमने दो ले ली, एक्स और वाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दो वस्तुओं के वैकल्पिक संयोगों की उत्पादित मात्राओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र। उत्पादित मात्रा यानी जो एक तरीके से पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उत्पादन की संभावना जो होती है, जबकि उपलब्ध श्रेष्ठ तकनीक व संसाधनों का प्रयोग किया जाए, यानी जो तकनीक और जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसका ही प्रयोग हो। जैसे 100 रुपए है तो 100 रुपए से ही आप समोसे और जलेबी खरीदे या पोहे और जलेबी खरीदे, ठीक है ना। अब देखिए आप कैसे क्या होता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी संसाधन है और जितनी भी तकनीक है वो सब मैं एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा देता हूं। एक्स वस्तु के उत्पादन में लगाया तो वाई का उत्पादन होगा क्या? क्योंकि मैंने सारे उसमें लगा दिए, वाई का नहीं होगा, जीरो होगा। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत उत्पादन वाई का भी हो, तो मैं क्या करता हूं, इसमें से जो संसाधन है वो मैं ले लेता हूं और वो लेकर मैं इसमें लगा देता हूं, वाई में लगा देता हूं। तो इसमें से संसाधन लिए वाई में लगाए तो वाई का उत्पादन 0 से बढ़कर 1 हो गया, और इसका जब बढ़ेगा तो संसाधन इधर से कम हुए तो इसका कम होकर 15 से 14 यानी 1 कम हो गया। अब ये यहाँ पर आप देखना, ये तो जो है वो बराबर बढ़ती है, बराबर दर से बढ़ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 एक एक करके बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो घटने की दर है वो क्या है वही समझनी है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सेकंड आप क्या करते हैं, वापस आपने संसाधन लिया, आपने वाई को बढ़ाया तो वाई बढ़कर 2 हो गया, और ये कम होकर 12 हो गया, ये कम होकर 9 हो गया, ये बढ़कर 3 हो गया, ये कम होकर 5 हो गया, ये बढ़कर 4 हो गया। ये फिर यहाँ पर जो लास्ट वाली स्थिति है ना, यहाँ पर वापस वही स्थिति आ जाती है कि हम सारे साधन वाई में लगा देते हैं और एक्स में कुछ नहीं लगाते, तो एक्स का उत्पादन 0 और वाई का उत्पादन 5। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारा हम एक्स में लगा रहे हैं और वाई में कुछ नहीं लगा रहे, ठीक है। और इसके बीच में ये जो संयोग है, ये उत्पादक किसी भी संयोग को अपना सकता है। वो चाहे अगर उसको लगता है नहीं एक्स वस्तु मुझे ज्यादा उत्पादित करनी है तो वो ये ऊपर वाले संयोग अपनाएगा, अगर उसको लगता है ना मुझे वाई वाली वस्तु ज्यादा उत्पादित करनी है तो वो ये वाले संयोग अपनाएगा। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, सारी एक एक करके बढ़ रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटा, यानी जो घटने की दर है वो बढ़ती हुई दर से है। कौन सी दर से? बढ़ती हुई दर से। जो एक्स वस्तु घट रही है वो कौन सी दर से घट रही है? वो घट रही है बढ़ती हुई दर से। और ये जब बढ़ती हुई दर से घटती है, ये जब बढ़ती हुई दर से घटती है तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है ना वो नतोदर होता है। कैसा होता है? नतोदर। नतोदर, नतोदर क्या होता है ये अभी वक्र बनाएंगे जब अपन समझेंगे, ठीक है। अब हमने जब ये तालिका बना ली तो वक्र भी हम बना ही लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वक्र जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम वो एक्स अक्ष लेते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोल सकते हैं, और ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसको हम O नाम देते हैं या 0 नाम देते हैं। अब वक्र कैसे बनेगा, आप यहाँ पर एक्स वस्तु या वाई वस्तु ऐसे लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो बढ़ती हुई इकाई हो, जो बढ़ती हुई वस्तु हो उसको आप एक्स पे लेंगे, जो बढ़ती हुई हो उसको आप किस पे लेंगे? एक्स पे लेंगे। बढ़ती हुई कौन सी है? वाई है, तो आप इसका नाम चेंज कर दीजिए वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको एक्स कर दीजिए, है ना, इसको वाई कर दीजिए। तो बढ़ती हुई ये है 0 से लेके 5 तक, तो इसको आप एक्स पे लेंगे। 0 ये हो गया, ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। एक चीज का ध्यान रखना है, जो बीच में गैप है ना वो गैप बिल्कुल बराबर एकदम इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 से 1 यहाँ आ रहा है और 1 से 2 यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए गैप, ठीक है ना। उसके बाद इधर हमारी क्या है 0 से लेके 15 तक, तो आप 3 का ले लीजिए, 3, 6, 9, 12 और ये 15। यहाँ पर आपको ज्यादा पैमाना वगैरह जो हम लेते थे ना ग्राफ में, वैसा पैमाना लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये आपने ले लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे। जैसे 15 पे क्या है, 15 वाई और एक्स 0, एक्स क्या है 0 और 15 पे क्या है वाई, ये हो गया यहाँ पर। फिर 14 वाई और एक्स 1 और 14 वाई, ये यहाँ हो गया लगभग, ठीक है ना। फिर 12 और 2, तो ये 12 और ये 2, ये लगभग यहाँ हो गया, ठीक है ना। जब आप इन सारे बिंदुओं को इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जो वक्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से वक्र बनेगा, और इस तरीके से वक्र बनेगा, ये कहलाता है मूल बिंदु की ओर नतोदर। क्या कहलाता है? नतोदर। ये नतोदर क्यों कहलाता है? नतोदर इसलिए कहलाता है क्योंकि मूल बिंदु की ओर ये उठावा नहीं होता है बल्कि धसावा होता है। क्या होता है? धसावा होता है। मूल बिंदु की ओर धसावा। उठावा कैसा होता है? उठावा ये वाला होगा, लेकिन ये कैसा है? ये ऐसा है, यानी इसकी ओर धसावा, यानी इसके विपरीत उठावा है, ठीक है ना। इसलिए इसको नतोदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नतोदर, ठीक है ना। एक चीज और, ये नतोदर क्यों होता है? तो नतोदर होने का कारण होता है ये,
ये जो दर होती है ना बढ़ती हुई, यानी ये कौन सी दर से घटता है? बढ़ती हुई दर से घटता है। बढ़ती हुई दर से घटता है इसलिए ये नतोदर होता है। अगर ये बढ़ती हुई दर से नहीं घटता, इसी तरीके से सेम दर से घटता ना, तो ये एक सीधी लाइन आ जाती, ठीक है ना। और अगर घटती हुई दर से घटता, मान लो यहाँ 5 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ऐसे घटता, तो ये फिर उन्नतोदर हो जाता, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नतोदर बोलते हैं, जो मूल बिंदु की ओर धसा हुआ होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसकी जो दर होती है वो जो घटती है वो बढ़ती हुई दर से घटती है। ये पूरा उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। इस तरीके से वक्र बनता है। एक चीज और बता देता हूं, इस वक्र के अंदर जो बिंदु होते हैं, जैसे मान लो ये ए बिंदु, मान लो ये जो संयोग है ना हमारे, ये संयोग जो थे हमारे, ये मान लो ए संयोग था, ये बी संयोग था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, ये एफ था। तो हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग हो गया, संयोग हो गए हमें। अब इन संयोग में से ए से लेके एफ तक के कौन से भी संयोग उत्पादक अपना सकता है। अगर उसे एक्स का उत्पादन नहीं करना है तो वो ये वाला अपनाएगा, अगर उसे वाई का उत्पादन नहीं करना है तो वो ये वाला अपनाएगा, अगर उसे दोनों का थोड़ा थोड़ा उत्पादन करना है तो वो इनमें से कौन से भी संयोग को अपना सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आप, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कोई बिंदु हो, तो कोई अगर पूछ ले कि ये बिंदु प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अंदर स्थित बिंदु प्राप्त तो किए जा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में वो अपने पूरे संसाधनों और तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा है। यानी उसकी जो तकनीक है, वो संसाधन है, वो पूरे काम में नहीं आ रहे, क्योंकि पूरे काम में आते तो वो इतना उत्पादन करता, लेकिन वो तो अंदर है। यहाँ पे अगर उत्पादन कर रहा है, इसका मतलब ये उत्पादन वो नहीं कर रहा है, यानी पूरी तरीके से संसाधन काम में नहीं आ रहे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसके बाहर हो, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हो, जैसे एम पॉइंट और एन पॉइंट, तो ये प्राप्त किए जा सकते हैं या नहीं? ये प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि उपलब्ध तकनीक से हम केवल इतना ही उत्पादन कर सकते हैं, हम इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते। हाँ, आर्थिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होता है, सुधार आता है, तो हम इससे ऊपर जा सकते हैं। वो कब जा सकते हैं? जब हमारी तकनीक और संसाधन बढ़ जाएंगे, तो तब फिर ये बिंदु जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम प्राप्त बिंदु, और इसको बोलते हैं हम अप्राप्त बिंदु। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से उत्पादन संभावना वक्र होता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में, वो बताई थी क्या? केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याओं का जो समाधान है वो इनसे भी किया जाता है, उत्पादन संभावना वक्र से। कैसे किया जाता है? जैसे मान लो इधर बंदूक ले ली और इधर मक्खन ले लिया। क्या ले लिया? मक्खन। अब क्या उत्पादन किया जाए, यानी क्या उत्पादन किया जाए में उसके पास दो ऑप्शन हो गए, बंदूक और मक्खन। तो बंदूक का उत्पादन ज्यादा करे या मक्खन का, तो वो इन संयोगों में से कौन सा भी अपना सकता है, और इसके अकॉर्डिंग वो एक तरीके से क्या उत्पादन किया जाए वाले समस्या का सॉल्यूशन लगा सकता है। दूसरी समस्या होती है उत्पादन किस तकनीक से किया जाए। तो यहाँ पर हम बंदूक नहीं लिखते, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अलग ही वक्र बना देता हूँ। जैसे ये वक्र बनाया, ठीक है ना, ये उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी कहलाता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये सम प्रदान तकनीक हो गई, सम प्रदान, और यहाँ पर ये पूंजी प्रदान हो गई, ठीक है ना। अब ये पूंजी प्रदान तकनीक को ज्यादा अपनाए, सम को कम अपनाए, या फिर श्रम प्रदान को ज्यादा अपनाए, पूंजी को कम अपनाए, कुछ भी कर सकता है। तो ये समस्या का सॉल्यूशन हो गया। और एक तीसरी होती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो वहां पर क्या होता है, इधर जैसे धनी वर्ग हो गया और इधर गरीब वर्ग हो गया, तो इसके द्वारा भी समस्या का समाधान, जैसे अगर गरीबों को ज्यादा करना है तो अमीरों को कम होगा, और अमीरों को ज्यादा करना है तो गरीबों को कम होगा, ठीक है ना। ये देखिए आप, गरीबों को इतना ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेके P तक, जबकि अमीरों को कितना हो रहा है, 0 से लेके S तक, ये यहाँ तक हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों समस्याओं का समाधान जो है इस उत्पादन संभावना वक्र से निकाला जा सकता है। तो ये कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। अब एक और चीज मैंने वहां लिख रखी है, अवसर लागत, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या होती है? देखिए, अवसर लागत आपको इसके नाम से पता चल रहा है, अवसर। अवसर यानी कोई अवसर अगर हमने छोड़ दिया तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो अवसर लागत होती है। सीधी सी बात है ना। मान लो हमारे पास कोई भी दो चीज करने का ऑप्शन है, हमने एक चीज करी, एक टाइम में हम एक ही कर सकते हैं, तो दूसरी चीज नहीं करी, तो वो एक टाइम में जो एक चीज करी उसकी अवसर लागत क्या हुई? वो जो दूसरी चीज नहीं करी, वो सीधी सी बात है, नॉर्मली आप समझ गए होंगे। तो बस वही चीज है
एक वस्तु का उत्पादन जब हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को हमने कम किया, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन की जो कम की गई, त्यागी गई जो मात्रा होती है वही कहलाती है उस प्रथम वस्तु की अवसर लागत। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 15 और 0, फिर हमने इसकी इकाई बढ़ाई 14 किया और इसका उत्पादन क्या हुआ 1, यानी प्रथम इसकी जो अवसर लागत है, इस x वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने की जो अवसर लागत है वो क्या है, वो इसकी त्यागी गई मात्रा, यानी कितनी त्यागी गई मात्रा है 15 से 14 यानी 1, ठीक है ना, तो वो अवसर लागत कहलाती है, ठीक है ना। ये एग्जांपल समझ गए होंगे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई और एग्जांपल में दूं तो जैसे गेहूं का 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने मान लो कपड़े की 200 इकाइयों को कम किया, तो गेहूं का 1 क्विंटल उत्पादन बढ़ाने के लिए 200 इकाइयों को कम किया, तो वो जो 200 इकाई जो हमने कम करी वही उस गेहूं की अवसर लागत कहलाती है। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के उत्पादन के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा होती है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सीमांत अवसर लागत, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये क्या है OC यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, देखिए यहाँ पर जो क्या होता है, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया तो दूसरी की कितनी त्यागी गई मात्रा हमने ज्ञात करी, वो होता है। सीमांत अवसर लागत में क्या होता है, एक अतिरिक्त वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर, एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा होती है वो सीमांत अवसर लागत कहलाती है, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे इस यहाँ पर एक उत्पादन हो रहा था किसका, गेहूं का, और 15 या मतलब X वस्तु का, और 15 हो रहा था Y वस्तु का, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, Y वस्तु का जो उत्पादन है वो 12 और इसका उत्पादन 2 कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो 2 किया हमने, ये जो हमने यहां से जो यहां पर पहुंचे हम, तो ये जो कहलाती है ये MOC कहलाती है, यानी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर हमने दूसरी वस्तु की त्यागी गई मात्रा कितनी करी। हम 15 से 12 पे पहुंचे या 15 से मान लो फॉर एग्जांपल 14 पे पहुंचे, तो 14 पे पहुंचने के पर हमें क्या हुआ, हमें एक ये हुआ, तो ये MOC होगी, ठीक है ना। ओके, ये MOC हुई। फिर 14 से 12 पे पहुंचने के लिए ये यहां से लेके यहां तक ये MOC हुई। फिर 12 से 9 पे पहुंचने के लिए ये MOC हुई। तो ये इस तरीके से एक अतिरिक्त बढ़ाने पर क्या त्यागी गई मात्रा है वो MOC होती है, और कुल जो होती है कि कुल क्या त्यागी गई मात्रा है वो अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको एक और छोटा सा तरीका बता देता हूँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अगर आप समझना चाहे तो। जैसे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपने क्या किया, 1 कम किया अनुपात 1 बढ़ा, यहाँ 2 कम किया अनुपात 1 बढ़ा, यहाँ 3 कम किया अनुपात 1 बढ़ा, यहाँ 4 कम किया अनुपात 1 बढ़ा, यहाँ 5 कम किया अनुपात 1 बढ़ा, ठीक है ना। तो ये कहलाती है एक तरीके से MOC, सीमांत अवसर लागत, ठीक है ना। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट। और इस लास्ट चैप्टर में आपने जो ये वक्र समझा, यही वक्र अब हम आगे करने वाले हैं, और आपको बहुत मजा आने वाला है। इकोनॉमिक्स पूरी समझ में आने वाली है, क्योंकि अब इसी तरीके की इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे। अब थ्योरी वाली चीज हम नहीं पढ़ेंगे, सब चीजें हम वक्र के अकॉर्डिंग और जो शेड्यूल है, जो तालिका है, उसके अकॉर्डिंग ही समझेंगे। अगर आपने वक्र समझ लिया, शेड्यूल समझ लिया, तो फिर आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ये था आपके लिए अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत और PPC, ठीक है। और एक और चीज मैंने वैसे यहाँ पे लिख रखी है, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, तो इसके बारे में भी एक चीज आपको बता देता हूँ। देखिए विज्ञान में क्या होता है, सिद्धांत वगैरह इनकी सत्यता की जांच की जाती है, सिद्धांत बनाए जाते हैं। अर्थशास्त्र में भी सिद्धांत होते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, कल्याण का सिद्धांत या जनसंख्या का सिद्धांत। तो इसलिए इस वजह से इसको विज्ञान भी मानते हैं। कला का मतलब होता है किसी काम को सर्वोत्तम तरीके से करना। तो अर्थशास्त्र में भी हम क्या करते हैं, किसी भी काम को सर्वोत्तम तरीके से करते हैं। यानी उत्पादक चाहता है कि मैं मेरे उत्पादन को अधिकतम करूं, उपभोक्ता चाहता है मैं अपने उपभोग को अधिकतम करूं, तो ये एक तरीके से कला भी है ना। लेकिन विशुद्ध रूप से विज्ञान नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि विशुद्ध रूप में विज्ञान में क्या होता है, सत्यता की जांच भी की जाती है और प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र का प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि जो समाज है उसमें एक तरीके से अध्ययन करते हैं। तो विशुद्ध विज्ञान हम अर्थशास्त्र को नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अन्य सामाजिक विज्ञानों में सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है अर्थशास्त्र। एक चीज और, जो विज्ञान है उस विज्ञान में भी दो चीजें होती है, एक तो होती है सकारात्मक अर्थशास्त्र और एक होता है आदर्श मूलक विज्ञान, या फिर उसको हम बोल सकते हैं यथार्थ विज्ञान या फिर आदर्श मूलक विज्ञान। यथार्थ क्या होता है कि कारण और परिणाम का संबंध बताता है कि क्या है, और आदर्श मूलक क्या बताता है कि कारण और परिणाम के संबंध क्या है के साथ साथ क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एक बंदे ने पढ़ाई करी और मैं उसका रिजल्ट बताता हूं कि इसके 70% बने, लेकिन मैं उसको आदर्श प्रस्तुत करता हूं कि वो उसकी तरह पढ़ाई करता, अगर मान लो राम की तरह पढ़ाई करता तो उसके 95 या 85% बन सकते थे। तो ये जो आदर्श बताया ये तो है आदर्शात्मक विज्ञान, और जो मैंने बताया क्या है वो है कौन सा, यथार्थमूलक विज्ञान। तो ये एक तरीके से प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकृति। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अब आपको वक्र के अकॉर्डिंग समझाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी और इसी तरीके से हम समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।